हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखो मैं आपको फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ और इसमें जो है देखो जो फोर्थ चैप्टर है वो है प्राणी जगत। और इसमें जैसे अभी अपन ने पिछले वाला चैप्टर पूरा प्लांट्स का देखा था, तो उसी तरीके से यहाँ प्राणी जगत है और यहाँ अपन इसका वर्गीकरण देखेंगे कि किस तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो वर्गीकरण का आधार है कि किस तरीके से जो है हमने वर्गीकरण का किन किन आधार पे किया। तो जैसे वहां मैंने आपको R.H. वेटेकर का बताया था, वैसे यहाँ पर भी जो है कुछ इन्होंने गुणों को लिया है। जैसे मान लीजिए कि कोशिका व्यवस्था, फिर शारीरिक सम्मिति, प्रगुआ की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, इनकी संरचना। तो ये कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पर इन्होंने ये वर्गीकरण दिया। तो इसमें सबसे पहला जो है जिसको बोलते हैं संगठन के स्तर, यानी कि कैसा जो है शरीर बना हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको दे रखा है कि जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं वो बहुकोशिकीय हैं। क्योंकि एक कोशिकीय तो अपन ने मोनेरा और प्रोटिस्टा में सारे पढ़ लिए। अब यहाँ पे जो भी सदस्य आएंगे वो कैसे आएंगे, बहुकोशिकीय आएंगे। यानी कि यहाँ पर जो पहला प्रकार है वो पहला प्रकार क्या है, कोशिकीय स्तर, यानी कि कोशिकाएं इनके सभी कार्यों को करेंगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय स्तर। अब आपको जितने स्तर हैं उनका नाम और एग्जाम्पल। तो जैसे आपसे पूछा जाता है कि कोशिकीय स्तर किसमें पाया जाता है, तो स्पंज में, क्योंकि अपन पॉरीफेरा से इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, कोशिकीय स्तर। फिर उसके बाद में अपने पास में दूसरा है यहाँ पर ऊतक स्तर, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सीलेंट्रेट। जो हाइड्रा वगैरह जो होते हैं भी आगे आपके आएंगे। तो अभी तो केवल आप इतना ध्यान रख लो कि जो ऊतक स्तर है वो उसका एग्जाम्पल क्या है, सीलेंट्रेट। अब आपको पता होना चाहिए कि ऊतक क्या होता है। तो जो कोशिकाओं का समूह होता है उस समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक। और वो विभिन्न कार्यों के आधार पर उनको विभाजित किया जाता है। तो ऐसे जो कोशिकाओं के समूह है उनको हम क्या बोलते हैं, ऊतक। फिर उसके बाद में उससे आता है फिर उच्च स्तर, और उच्च स्तर में हमारे पास में है प्लेटीहेल्मिन्थेस। यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस जो अभी, क्योंकि अब आप लक्षण पढ़ोगे तब आपको ध्यान रहेगा। तो जो चपटे कृमि है जैसे लिवर फ्लूक वगैरह है, तो उनमें ये उच्च स्तर पाया जाता है। और उच्च स्तर में यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एनेलिडा है, फिर उसके बाद में आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मिटा है। तो ये सब जो है ये उच्च स्तर में आते हैं। और क्यों, क्योंकि इनमें जो है विभिन्न अंग मिलकर यहाँ पर कार्य करते हैं। तो अगला जो स्तर है वो स्तर किसका है, अंग तंत्र, यानी अंगों, मतलब पहले कोशिका फिर ऊतक मिलके अंग बनाते हैं। तो जो ये वाला स्तर है जिसमें कि उच्च वर्ग के आएंगे वो कहलाता है आपका अंग तंत्र के स्तर का संगठन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में हो गया सबसे पहले कोशिकीय, फिर ऊतक और फिर अंग तंत्र। उसके बाद में फिर यहाँ पर पाचन के आधार पर भी वर्गीकरण दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे रखा है पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार का है। तो अब जैसे मान लीजिए कुछ जो जीव होते हैं उनमें केवल एक ही छिद्र पाया जाता है, तो वही मुख का काम करता है, वही गुदा का काम करता है। तो ऐसे पाचन तंत्र को हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण। लेकिन पूर्ण पाचन तंत्र में दो छिद्र होते हैं, मुख और गुदा। तो इसलिए पाचन तंत्र के आधार पर भी दो में विभाजित कर सकते हो, पूर्ण और अपूर्ण। उसके बाद में बहुत इम्पोर्टेंट है परिसंचरण तंत्र, यानी कि रक्त के आधार पर भी हम यहाँ पर दो भागों में बांटते हैं। एक तो है खुला परिसंचरण तंत्र और एक है बंद। अब खुले परिसंचरण तंत्र यानी कि इसमें आपको कोई नली या ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, और जो रक्त है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ऐसे ही जैसे पानी की तरह जो है वो भेजा जाएगा। तो इसलिए जो है ये खुला परिसंचरण तंत्र है, इसमें कोई भी आपको नलिकाएं नहीं मिलेंगी। फिर उसके बाद में बंद परिसंचरण तंत्र, तो ये आपके पास में उच्च जो जंतु होते हैं
जैसे हम लोग हैं तो हम में जो परिसंचरण तंत्र होगा वो कैसा होगा, बंद प्रकार का होगा, क्योंकि जैसे धमनी, सिरा, केशिकाएं ये आपने पढ़ा होगा, तो उनमें जो है रक्त वहां पर बहता है। तो ऐसे तंत्र को हम क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। तो निम्न वर्ग में खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र आपको किसमें मिलेगा, उच्च वर्ग में। फिर उसके बाद में जो अगला है और वो इम्पोर्टेंट भी है, सम्मिति। सम्मिति क्या होती है कि जैसे मान लीजिए अब आपको यहाँ पे 3 डायग्राम दिख रहे हैं। एक डायग्राम तो आपको इस तरीके का ये लाल रंग का दिखाई दे रहा है, और दूसरा आपको एक वो ये जो डायग्राम है वो हाइड्रा का है। फिर उसके बाद में नीचे वाला जो डायग्राम है वो केकड़े का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 चीज लिखी हुई है। सबसे अब देखो ये जो सम्मिति में आपके 3 प्रकार दिए हुए हैं। असम्मिति यानी किसी प्रकार का कोई भी इसमें समानता नहीं होगी कि अगर आप प्राणी को 2 हिस्सों में काटो तो दोनों हिस्से इसके कैसे होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। और इसका एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है स्पंज। तो जितने एग्जाम्पल्स हैं वो आप उसको अंडरलाइन करते हुए चलना। फिर उसके बाद में जो दूसरा है वो यहाँ पे है, फिर दूसरा इसमें देखो अरीय सम्मिति है, जिसमें आपको ऊपर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है रेड कलर का हाइड्रा, जो कि सीलेंट्रेट का है। और इसको अगर हम किसी भी त्रिज्या से काटें तो ये बिल्कुल इक्वल 2 पार्टों में, 2 भागों में दिखाई देगा। तो ऐसी जो सम्मिति है वो सम्मिति क्या कहलाती है, अरीय सम्मिति। फिर उसके बाद में जो तीसरा है वो है द्विपार्श्व सम्मिति। और द्विपार्श्व सम्मिति में हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम भी हैं। और यहाँ पे आपको केकड़ा भी दिख रहा है कि इसको जब ऊपर से नीचे काटा है तो इसका प्रत्येक भाग 2 भागों में दिखाई दे रहा है। तो ये कहलाती है द्विपार्श्व सम्मिति। तो ये 3 हो गए आपके असम्मिति, जिसमें स्पंज आपका उदाहरण है। अरीय सम्मिति जिसमें कि सीलेंट्रेट, टिनोफोर, एकाइनोडर्मिटा ये इसमें आएंगे। और जो तीसरा वाला है जिसमें द्विपार्श्व सम्मिति है, इसमें आपको जितने उच्च वर्ग वाले हैं वो सभी जंतु किसमें आएंगे, आपके द्विपार्श्व सम्मिति में। उसके बाद में फिर हमारे पास में दूसरा मतलब तीसरा हमारा आधार है इनकी त्वचा, जो भ्रूणीय स्तर होते हैं उनमें। तो यहाँ पे आप देखो 2 डायग्राम आपको दिख रहे हैं। तो जो द्विकोरकी और त्रिकोरकी यानी कि 3 भ्रूणीय स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यानी बाह्य त्वचा, अंत्य त्वचा और मध्य त्वचा। अगर ये तीनों होंगी, जैसे आपको जो दूसरा वाला डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें आपको ये पर्पल वाली भी दिख रही है, ये बाह्य, फिर रेड वाली है वो मध्य है, और सबसे अंदर की तरफ अंत्य त्वचा। तो अगर तीनों है तो हम त्रिकोरकी कहेंगे। और जो द्विकोरकी है उसमें बाह्य त्वचा है और अंत्य त्वचा है और बीच में त्वचा नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विकोरकी। तो ये भी एक यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखो तो द्विकोरकी में सीलेंट्रेट आएगा, और जो त्रिकोरकी है उसमें आप प्लेटी हेलमिंथेस से लेके जितना उच्च वर्ग है वो सारा का सारा आएगा। फिर उसके बाद में फिर हमारे पास में नेक्स्ट आता है प्रगुहा। प्रगुहा या सीलोम जिसे हम बोलते हैं, और उसमें भी यहाँ पे 3 आपके प्रकार दिए हुए हैं। सबसे पहले तो देखो ये प्रगुहा क्या कहलाती है, जिसे हम देहगुहा कहते हैं। और इसमें जो है आपको जो पहला डायग्राम दे रखा है उसमें देखो कि सबसे बाहर की तरह बाह्य त्वचा है, अंदर अंत्य त्वचा है, लेकिन जो मध्य त्वचा है वो 2 में विभाजित हो गई, और इसके मध्य जो गुहा बनती है उस गुहा को हम क्या बोलते हैं, प्रगुहा या देहगुहा। तो जो ऐसे जैसे हम मनुष्य हैं तो हम कैसे हैं, प्रगुही, यानी कि हमें देहगुहा पाई जाती है। तो एनेलिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकोर्डेटा, कॉर्डेटा, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। जो दूसरा आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें मध्य त्वचा जो है आपस में गोल गोल हो गई, और तो ऐसी जो गुहा है तो इसमें भी उत्पत्ति उसकी, लेकिन ये थोड़ी सी कूट मतलब होता है नकली प्रकार की गुहा इसमें पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल है एस्के हेलमिंथेस, यानी एस्केरिस एक कीड़ा होता है, वर्म होता है, उसमें ये पाई जाती है। तो इसे बोलते हैं कूट गुही। और फिर जो तीसरा है वो है
अगुहीय यानी कि गुहा अनुपस्थित। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस या जो चपटे कृमि होते हैं वो आपके अगुहीय कहलाते हैं, जिनमें की गुहा अनुपस्थित होती है। उसके बाद में फिर हमारे पास में है खंडी भवन, यानी कि अगर शरीर छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता है तो आपको पता है कि हमारे पास में केंचुआ है, कुछ कनखजूरा वगैरह होते हैं, तो आप देखोगे कि उन्हें बाहर की तरफ ही आपको छोटे छोटे से खंड दिखाई देते हैं। तो ये जो है इसे अपन क्या बोलते हैं, खंडी भवन, और केंचुए में ये आपको दिखाई देती है। फिर उसके बाद में जो लास्ट आधार है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने जंतु हैं उन जो जंतुओं को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड पाया जाता है तो उसे तो हम बोलते हैं रज्जुकी या कॉर्डेट, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ आधार हो गए जिनके आधार पर प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। अब इसके बाद में देखो ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में हमने बहुत सारे संघों में इन्हें विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला जो संघ है वो संघ कौन सा है, पॉरीफेरा, और इस पॉरीफेरा में आपके पास में सारे स्पंज यानी कि ऐसे जंतु आएंगे जो फैलते और सिकुड़ते हैं स्पंज की तरह। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल यही है, स्पंज। और ये जो जंतु हैं ये लवण यानी कि समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं। सम्मिति के आधार पर इनमें कोई सम्मिति नहीं पाई जाती है। फिर यहाँ पे देखो ये हैं आद्य बहुकोशिक, यानी कि जैसे आपको पता है कि अपन ने आद्य बैक्टीरिया या आद्य जीवाणु पढ़े थे, तो उसी तरीके से ये भी आद्य बहुकोशिक है, यानी कि बहुत पुराने प्रकार के जंतु हैं। फिर शरीर संगठन देख रहे हैं तो इसमें कोशिका प्रकार का है, और इसके अंदर जल परिवहन के लिए एक नाल तंत्र पाया जाता है, ये यहाँ इम्पोर्टेंट है। फिर अगर आप इसका डायग्राम देखते हो तो यहाँ पे आपको डायग्राम में बहुत छोटे छोटे से छिद्र दिखाई दे रहे हैं, हालांकि यह नामांकित नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे से छिद्र हैं, इन छिद्रों को हम बोलते हैं ऑस्टिया, और ये ऊपर की तरफ मुंह है जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी शरीर की रचना है, और ये इस तरीके से जो है आपको लंबे पतले या बेलनाकार आपको दिखाई देते हैं। फिर इसमें केवल मुख ही होती है, एक ही छिद्र होता है, तो श्वसन अपशिष्ट पदार्थों इन सब में ये काम में आता है। फिर उसके बाद में देखो इसमें कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि स्पंज गुहा या अंदर की तरफ आपको दिखाई देती हैं इसकी कोशिकाएं। फिर पाचन जो होता है इसमें अंतरा कोशिक यानी कि कोशिकाओं के अंदर होता है। फिर यहाँ इम्पोर्टेंट है कि इनका शरीर का जो कंकाल, यानी जैसे हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं वैसे इनके शरीर में जो कंकाल बनाता है वो कंटिकाएं या स्पंजिन तंतु, तो कई बार पूछे जाते हैं, तो ये तंतु बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद में है कि ये जो जंतु हैं ये उभय लिंगाश्रयी है, यानी इसमें नर और मादा दोनों अंग आपको मिलेंगे। मादा अंग जो है अंडे का निर्माण करेगी, नर शुक्राणु का, और दोनों निषेचन के बाद में फिर नए जंतु का निर्माण करेंगे। तो ये तो है इसमें लैंगिक। और अलैंगिक में अगर आप देखते हो तो ये विखंडन द्वारा यदि टूट के अलग हो जाए तो प्रत्येक खंड जो है नए जंतु का निर्माण करता है। फिर यहाँ पे देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इनमें जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि इनके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था पाई जाती है, तो जिनमें लार्वा पाई जाती है वो तो अप्रत्यक्ष कहलाते हैं, और जिनमें लार्वा नहीं होती है वो प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। और यहाँ पे देखो आपको 3 डायग्राम भी दे रखे हैं, साइकन है, यूस्पेंजिया है और स्पॉन्जिला। तो ये 3 डायग्राम है जिनमें से कोई भी आप एक डायग्राम यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा संघ है वो है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, जिसका अपन अभी हाइड्रा वाला एग्जाम्पल देख चुके थे। और ये जो हैं ये छोटे छोटे पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं, और ये चट्टानों वगैरह से चिपके भी रहते हैं, तैरते भी रहते हैं,
और इनमें जो समिति पाई जाती है वो कौन सी समिति पाई जाती है? अरीय समिति। फिर यहाँ पे देखो इसका दूसरा नाम नाइडेरिया भी है। ये नाइडेरिया इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की दंश कोशिका पाई जाती है। अब ये दंश कोशिका क्या होती है कि अगर आप देखो तो ये यहाँ पे आपको बुक में डायग्राम दे रखा है, ये है दंश कोशिका। तो जब ये कोई शत्रु होता है तो बिल्कुल जैसे हंटर या चाबुक है उसकी तरीके से यहाँ काम करती है और उसको जो दुश्मन होता है उसको बेहोश कर देती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दंश कोशिका। तो ये इस दंश कोशिका के कारण इसका नाम क्या है? निडेरिया। तो इसे दंश कोशिका, नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट ये नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो इसके मुंह के ऊपर बहुत सारे स्पर्शक पाए जाते हैं और ये स्पर्शक जो है भोजन के लिए होते हैं और इन्हीं स्पर्शकों में ये दंश कोशिका जो है वो पाई जाती है जो कि इसका शिकार करती है। फिर उसके बाद में देखो जो इसका ऊतक स्तर है, मतलब संगठन है, वो कौन सा है? ऊतक वाला। और ये द्विकोरकी होते हैं, यानी इसमें 2 ही भ्रूणीय स्तर पाए जाते हैं। उसके बाद में देखो इसके ऊपर जो ऊपर की तरफ मुख है उसे अपन क्या बोलते हैं? अधोमुख। और इसमें जो पाचन क्रिया है वो अंतःकोशिकी भी होती है, अंतराकोशिकी भी होती है। फिर उसके बाद में इसका जो ऊपर कुछ जो ऐसे होते हैं जिनमें, अब इसमें देखो कि इसके जो कुछ सदस्य होते हैं उन्हें अपन प्रवाल या कोरल कहते हैं और ये चट्टानों पे चिपके रहते हैं और इनके चारों तरफ जो है कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बना रहता है ताकि ये बहुत ज्यादा कठोर होते हैं और इन्हीं को जो है अपन स्टोन के रूप में जो है आजकल ज्वेलरी वगैरह में हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे 2 डायग्राम आपको दिख रहे हैं। एक स्टेज जो है इसको ऑरेलिया या मेडुसा कह रहे हैं और दूसरी है एडमिशिया या पॉलिप। तो इसमें देखो इसका जैसे पीढ़ी एकांतरण, अब आप पीढ़ी एकांतरण पढ़ चुके हो, तो इसमें भी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है और किसके बीच पाया जाता है? पॉलिप और मेडुसा। जो पॉलिप होता है वो तो आपको कैसा मिलेगा? बिल्कुल पौधे जैसा लंबा पतला, और इसका एग्जाम्पल यहाँ एसिडिया है। और उसमें जो मेडुसा होता है वो थोड़ा सा गोल छतरी जैसा दिखाई देता है। फिर यहाँ पे देखो जो मेडुसा वाली अपने को दिखाई देती है उसके लिए ऑरेलिया या जेलीफिश है। और इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण जैसे यहाँ दे रखा है आपको, पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस जिसे बोलते हैं। तो इसमें देखो जो पॉलिप है वो पॉलिप तो अलैंगिक, यानी कि आप उसको युग्मोद्भिद कह सकते हो, उत्पन्न करता है। फिर पॉलिप से मेडुसा बनता है, मेडुसा से पॉलिप बनता है। तो मेडुसा तो लैंगिक जनन यानी कि बीजाणुद्भिद है। तो अलैंगिक पॉलिप में अलैंगिक जनन होता है तो मेडुसा उत्पन्न होता है, मेडुसा में जब लैंगिक जनन होता है तो पॉलिप उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से इनमें जो है पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे फाइसीलिया है, तो इसमें क्या है 2 नाम बहुत ज्यादा है। जैसे फाइसीलिया है तो उसे पुर्तगाली, आप लोग के नेट पे डायग्राम देखना और मैंने जो वीडियो उसमें भी देखना। एडमिशिया है वो समुद्री एनीमोन है, पेंटुला है, फिर गॉर्गोनिया है, ये बिल्कुल पंख की तरह दिखाई देता है। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो मैंने इतना आपको करा दिया, अब अपन कल टिनोफोरा स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।